जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा एक न्यू वैकेंसी जो को जारी किया गया है ना, उसमें से हम लोग 1 to 5 को लेकर के हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, झारखंड ट्रेन प्राइमरी टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023। ये 2023 का ये न्यू वैकेंसी है और कह सकते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद में या लंबे समय अंतराल के बाद में कह सकते हैं कि यह वैकेंसी निकल करके आया है। लेकिन थोड़ा सा विवादित यह वैकेंसी भी नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसे में हम लोगों को सब कुछ ध्यान में रखते हुए अगर वैकेंसी आ गया है तो जो भी विवाद है वो विवादों को खत्म करके ये एग्जामिनेशन तो कंडक्ट करवाएगी ही सरकार, और ये कंडक्ट करवाएगी तो अगले साल चुनाव के पहले भी ये कह सकते हैं कि पहले ही कंडक्ट हो जाएगा। ऐसे में क्या है कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है इसके सिलेबस को कैसे हम कवर करें, और उन्हीं बातों को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके पूरे सिलेबस को, जिसमें से सब कुछ हम लोग एक एक करके बात करेंगे। बाकी की चीजें आपको अच्छे से पता चल गया होगा, किस जिले में कौन सा कितना सीट है ये तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, है ना। ये पूरा जिलावार पूरा ये देख सकते हैं। यहाँ पे बोकारो है तो बोकारो में जनरल में कितना सीट है, ओबीसी में कितना सीट है, एससी एसटी में कितना सीट है, ईडब्ल्यूएस में कितना सीट है, ये सब कुछ डिटेल में दे रखा है। तो ये सब चीजें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप वहां से आप इन चीजों को डिटेल में आप देख लीजिएगा। लेकिन यहां से जो इंपॉर्टेंट है इसके सिलेबस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी का उम्र सीमा वगैरह उसको लेकर के भी एक नया नोटिस जारी किया गया है, तो आप उम्र सीमा को भी लेकर के आप ध्यान दे दीजिएगा। बाकी का हम थोड़ा सा एक चीज और आपको हम डिस्कस करना चाहेंगे, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी आप इस परीक्षा को देने के योग्य हैं या नहीं है, ये जानना ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि जब आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर में उस परीक्षा के हम योग्य हैं या नहीं है, है ना। यानी हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी जो फॉर्म की मांग है वो हमारे पास में है या नहीं है, वो क्वालिफिकेशन आपके पास में है या नहीं है, ये आपको ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम एक एक करके इन चीजों की डिस्कस करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सब कुछ दे रखा है डिटेल में, पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पे आपको दे रखा है कि स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 गणित एवं विज्ञान शिक्षक, निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक विज्ञान या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा क गणित, ख भौतिकी, ग में रसायन शास्त्र, घ में वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान, ये सभी में कह सकते हैं कि ये सब होना चाहिए आपके पास में। इसके अलावे जो आपके लिए योग्यता है इसके लिए है कि उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा या स्नातक या इसके समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हो और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हो। जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा इसके समकक्ष या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी के नाम से जाना जाता हो। अब यहाँ पे सिंपल बोला जाता है कि अगर आप मान लेते हैं कि आपका मैथ ऑनर्स है, फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, ऐसे में आप इस फॉर्म को अगर आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो पेपर से आपका ऑनर्स होना चाहिए। इसके अलावे आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यानी बीएड आपने कर रखा हो। तो ये तो कम से कम मेन पॉइंट है ना, ये तो बेसिक पॉइंट है, ये तो आपको होना ही है। लेकिन इसके अलावे और भी कई सारे शर्त यहां पे दे रखा है, या तो ये ऊपर वाला हो, या तो ये वाला शर्त पूरा करता हो, या ये शर्त पूरा करता हो, इनमें से कोई भी एक शर्त पूरा करता हो। एवं मतलब इसके अलावा, और इसके अलावा जो दे रखा है ये थोड़ा विवादित चीज यहां पे जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी वैसे अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को भर पाएंगे जो जेटेट पास हैं। दोनों में 1 to 5 की बात करें या 6 to 8 की बात करें, वो वही स्टूडेंट भर सकते हैं जो जेटेट पास होंगे और ऊपर के क्राइटेरिया को फुलफिल करते होंगे, तो उनके लिए ये फॉर्म है।
अब ऐसे में यह विवाद खड़ा होता है कि लंबे समय तक तो फॉर्म ही नहीं आया है, परीक्षा होता तब तो हम पास और फेल होते, परीक्षा ही नहीं हुआ है, 2016 के बाद में जेटेट का एग्जाम ही नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? जो मान लीजिए कि 2017 में बीएड किया हुआ है, जो 2018 में किया, 19 में, 20, 21, 22, 23 में जो बीएड कंप्लीट किया है, उसकी क्या गलती है? इसमें तो छात्र की कोई गलती नहीं है, इसमें तो सरकार की गलती है, जेएसएससी विभाग की गलती है कि अभी तक उन्होंने एग्जाम ही कंडक्ट नहीं करवाया, तो पास और फेल कहां से स्टूडेंट करेंगे? तो ऐसे में कह सकते हैं कि यह थोड़ा विवाद खड़ा होता है और ऐसे में यह संभावना है कि इसमें से एडिटिंग होगा, है ना, इसमें एडिट किया जाएगा। इसमें से हो सकता है कि एक बार आपको एक परीक्षा जेटेट का परीक्षा आपको बहुत नजदीक में आपको एक जेटेट की परीक्षा देखने को मिल जाए, और जेटेट की परीक्षा या तो आपको मिल जाए या तो फिर सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। दो में से एक चीज यहां पे हो सकता है, और ये कह सकते हैं कि संभावना नहीं, ये प्रबल संभावना है कि ये चीज चेंजेस जो देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन चीजों पे। तो जो है ये सब चीजें बाद की बात है, ये तो भविष्य बताएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। इसके अलावा एक और बचता है यहाँ पे उम्र की गणना, है ना, उम्र सीमा की, कब से आपकी उम्र सीमा की गणना होगी। तो देखिए पहले दे रखा था न्यूनतम 1/8/2023 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 दिया था, लेकिन एक फिर नोटिस इसका निकल करके आया है, उसका फाइनल आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन जो वो अलग फिर से निकाला गया है ना, उसमें से अलग से जो वो डेट कह सकते हैं कि एज को लेकर के एक अलग अलग जो वो नोटिस जारी किया गया, जिसमें से कुछ उम्र सीमा छूट की बात वहां पे की गई है। इसके लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा रखा गया वो 21 वर्ष रखा गया और अधिकतम जो वो 40 वर्ष है, लेकिन कुछ इसमें से छूट जो वो दिया गया है वो आप जाकर के एक नए नोटिस को आप देख लीजिएगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल खोटा किंग ऑफिशियल आप सर्च करेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग सीधे आते हैं सिलेबस पे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण भाग भी होता है कि आखिर में इसका जो परीक्षा होगा वो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, कैसा इसका एग्जामिनेशन होंगे। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं परीक्षा के स्वरूप का। देखिए यहां पे दे रखा है डिटेल में परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो कहता है कि आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो वो सीबीटी मोड में लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होना है। तथा किसी विषय की परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी एक से अधिक शिफ्ट में अगर एग्जामिनेशन होता है, मान लेते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर दिए, एक साथ में उतने ऑनलाइन स्टूडेंट का एग्जामिनेशन नहीं ले पाता है जेएसएससी, तो ऐसे में क्या है कि वो अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन लेगा, और जब अलग अलग शिफ्ट में या एक से अधिक दिनों में यह एग्जाम होगा तो वैसे में नॉर्मलाइजेशन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, किसी का क्वेश्चन लेवल थोड़ा डाउन रहता है, किसी का लेवल हाई रहता है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि थोड़ा असमानता देखने को मिलता है, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की संभावना जो वो प्रबल होता है, और ऐसे में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही आपका जो वो फाइनल मेरिट जो वो तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची जो वो उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। जब आप परीक्षा देते हैं उसके बाद में नंबर जो आता है वो अंक आता है, उसका नॉर्मलाइज अंक जो होगा उसी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि आपका मेरिट तैयार होगा, और जब आप फाइनल पास कर जाते हैं तो वहां पे आपको जो अंक दिखता है वो ये नहीं दिखता है कि आप फुल मार्क्स में से कितने मार्क्स लाए, ये नहीं दिखाता है, वो दिखाता है कि नॉर्मलाइज अंक आपका फाइनल जो वो कितना आया है वो आपको शो होगा जब आप पास आउट होंगे। तो इस प्रकार से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो परीक्षा का एक चरण में लिया जाना है जो कि मुख्य परीक्षा, यानी केवल एक ही एग्जाम इसमें से होना है, एक एग्जाम पास कीजिए और अपने भविष्य को सुधार लीजिए, ये ऐसा परीक्षा है। तो ऐसे में आपको कह सकते हैं कि कंपटीशन तो थोड़ा टफ होता ही है, लेकिन आपके लिए मेहनत और भी बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही परीक्षा है, मौका आपको केवल एक ही बार मिल रहा है। एक बार अगर आपने इस मौके को गंवा दिया तो आप समझ लीजिए कि आपके हाथ से सब कुछ चला जाता है। अब बोलेंगे कि दो परीक्षा है तो उसमें भी तो यही था कि पहला परीक्षा पास करेंगे तभी ना दूसरा जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वहां पे भी था कि पहला परीक्षा तो आपको पास करना ही होता था, वहां पे भी, तभी तो आप दूसरा चरण में जाते। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं की जाएगी, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा जो होगा सभी वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। जैसे क्या कि सीजीएल में आपको एक प्रश्न जो वो 3 नंबर का दे रखा है,
है ना। वहां पे अगर एक सवाल आप गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा, है ना। अगर आप सवाल गलती करते हैं तो एक आपका सही में से आपका कट जाएगा 1 नंबर। तो ऐसे में यहां पे थोड़ा जो वो उत्तर जो वो देने के समय में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बोलेंगे नेगेटिव ने तो क्या बिना देखे सोचे मार देंगे, नहीं, वहां पे भी सावधानी की आवश्यकता होगी। वहां पे भी आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं तो जल्दी जल्दी में कोई भी मार करके निकल जाए, ऐसा नहीं करना है। वहां पे भी आपको काफी सतर्कता बरतते हुए ही आंसर का चयन करना है, उत्तर का चयन करना है, ताकि आपको क्या होगा कि जब आप एक बार क्लिक कर लेंगे आंसर में, हालांकि ये ऑनलाइन एग्जाम है तो यहाँ पे मौका आता है, दोबारा मौका मिलता है कि बदलने का, लेकिन OMR में क्या होता है कि मौका नहीं मिलता है दोबारा। तो खैर ये सब जो भी है ये सब तो आपको पता होगा, और इतने दिनों से आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको ये सब चीजें तो अच्छे से पता होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे में सभी प्रश्नों का उत्तर करने का जो होता है ना कि एक चांस लेने का, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। ले नहीं सकते, लेना ही है, मतलब 100 का अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 मारिए। जो जान रहे वो तो सही हुआ ही, अगर गलत नहीं भी जान रहे तो उसको भी आप मार दीजिए, ताकि अगर हो सकता है कि 10 आप नहीं जान रहे थे, 90 तो जान रहे थे आप, 90 कर लिए, 10 बच रहा है जो कि नहीं आप जान रहे उसका उत्तर। तो ऐसे में आप देखिए कि जहां पे संभावना ज्यादा लग रहा है उत्तर का, आप उसको टिक करके और सबमिट करिए, सारे क्वेश्चन को आप आंसर करिए। यहां से क्या है कि अगर कहीं मान लेते कि 10 सवाल आप नहीं जान रहे थे लेकिन तुक्का भी आपने लगा दिया, और अगर 5 सवाल भी अगर गलती से सही हो गया तो आपका मार्किंग 90 से 95 चला जाता है। जबकि नेगेटिव मार्किंग रहता है तो वहां पे आप रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन यहां पे भरपूर आप रिस्क ले सकते हैं, है ना। ये यहां पे इसका जो वो एक महत्वपूर्ण बात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी हालांकि लॉटरी यहां पे हमेशा चलता नहीं है लोगों का, लेकिन फिर भी किसी किसी का लॉटरी भी काम आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो इंटरमीडिएट तो हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही, है ना, इसके बारे में तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। इसका जो क्या होगा सिलेबस, कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की। स्नातक शिक्षक सहायक आचार्य की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए मुख्य परीक्षा का विषय जो एवं पाठ्यक्रम जो होगा वो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत होगा। 4 पत्र यहां पे होंगे। यह परीक्षा 4 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो होगा वो स्नातक स्तरीय होगा। अब देखिए होता क्या कि जो 1 to 5 था वहां पे हम लोगों ने देखा कि 3 पेपर था, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, है ना। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 में हमने क्या देखा था कि वहां पे 100 क्वेश्चन था जो कि क्वालिफाइंग था, 30 नंबर वहां पे लाना था, वहां से आप पास कर जाते। पेपर 2 में कोई एक भाषा का चयन करना है जो कि क्षेत्रीय भाषा, और जो भी हिंदी, अंग्रेजी, जो भी खोटा, नागपुरी, संथाली, जो भी आप जानते हैं वो भाषा का आप चयन कर सकते हैं। पेपर 3 में क्या था, पेपर 3 में अलग अलग सब्जेक्ट मिला करके वहां पे तैयार किया गया था, जैसे कि GS वगैरह था, साइंस और मैथ था। तो वहां पे क्या कि अलग अलग टॉपिक मिला करके वहां पे 200 प्रश्न था। तो 200 प्रश्न वहां पे पेपर 3 में था और 100 प्रश्न यहां से था। ये 300 को मिला करके ये मेरिट बनना था, है ना। ये दोनों को ऐड करके ये मेरिट बनना था, जबकि इसमें केवल 30% आपको ला करके पास कर जाना था। जब आप पेपर 1 पास करते हैं उसके बाद में ही पेपर 2 और पेपर 3 का पेपर जो वो आपका चेक होता है। नहीं तो अगर आप पेपर 1 में 30% अंक नहीं ला पाते हैं, यानी 100 में से 30 सवाल अगर आप सही नहीं कर पाते हैं, तो आपका आगे का पेपर चेक ही नहीं होगा। काहे ना आप आगे का पेपर में पूरा का पूरा काहे नहीं सही कर लिया है, 300 में 300 आपने सही कर लिया है, लेकिन अगर पेपर 1 में अगर आपने 30% नहीं लाया है तो वो कोई काम का नहीं है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। तो पेपर 1 को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। अब देखिए यहां पे 4 पेपर दे रखा है ग्रेजुएशन वाला में, यानी 6 to 8 वाला में। तो यहां पे क्या कि पहला जो पेपर दे रखा है वो दे रखा है माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, जो कि अर्हक प्रवृत्ति का होगा। अर्हक प्रवृत्ति मतलब क्वालिफाइंग नेचर का होगा। केवल आपको यहां पे 30% अंक ला करके क्वालिफाई करना है। 100 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। इसका पूर्ण अंक होगा वो 100 होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 अंक का होगा। और इसके लिए जो समय आपको दिया जाएगा वो 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, जो कि पर्याप्त समय होता है किसी भी भाषा पेपर के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला पेपर जो बात करेंगे वो है पेपर 2 की। पेपर 2 में अगर बात करें तो यहां पे आपको
कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा अधिसूचित जो भाषा दे रखा है, ये कोई भाषा में से आपको एक भाषा का चयन करना होता है। हम तो सलाह करेंगे कि जो आप पेपर 1 चुनते हैं वही आप पेपर 2 में भी चुनिए। ऐसे में क्या होगा कि आपको अलग अलग चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मान लेते हैं कि अगर आप पेपर 2 में खोटा चुन रहे हैं, पेपर 2 में अगर आप खोटा चुन रहे हैं तो पेपर 1 में भी आप खोटा का ही चयन करें। ऐसे में क्या होगा कि पेपर 2 आप पढ़िएगा और पेपर 1 आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि हम बता रहे हैं कि खोटा जब आप पेपर 2 पढ़ेंगे तो यहां पे कंप्लीट आप ग्रामर पढ़ेंगे डिटेल में, और खोटा पेपर 1 में खोटा ग्रामर भी आपको पढ़ना है। पैसेज वगैरह बहुत टफ नहीं होता है, पैसेज तो ऐसे भी कोई सॉल्व कर लेता है। तो 100 में से केवल आप ग्रामर पढ़ लीजिएगा अच्छे से ना, तो वहीं से आप 30 नंबर ले आइएगा, इतना गारंटी है। साथ ही साथ में आपको क्या है कि यहाँ पे कुछ पैसेज वगैरह दिया जाएगा, कुछ जो वो ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी से खोटा, खोटा से हिंदी, इस तरह से आपको अनुच्छेद वगैरह दे करके दिया हुआ रहेगा। तो ऐसे में आप क्या है इजिली इसको पास कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 का, तो हम लोगों ने बात कर लिया है, इसका सिलेबस भी हम लोग बात करेंगे। इसमें से स्पेशली हम बात करेंगे वो खोटा पेपर की बात करेंगे, है ना। खोटा पेपर की स्पेशली हम बात करेंगे। बाकी का पेपर अगर आप कमेंट कीजिएगा तो उसका भी हम लेक्चर आपके सामने हम लेकर के आ जाएंगे। पेपर 3 में अगर बात करें तो यहां पे है झारखंड सामान्य ज्ञान और समसामयिकी। यहां से जो वो 100 प्रश्न होगा, इसके लिए भी 100 अंक होगा और इसके लिए भी 2 घंटे का समय जो वो दिया जाएगा। जबकि पेपर 4 जो है वो वैकल्पिक विषय पर कोई एक विषय आपको चयन करना होगा और यहां से 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है कि कुछ बोलेंगे ना, कुछ लोग सोचेंगे कि चलो मेरा ऑनर्स पेपर ज्यादा अच्छा नहीं है, चलो इसमें से अगर कहीं 10-20 नंबर भी अगर हम ले आते हैं, बाकी का खोटा पेपर अच्छा से कर लेते हैं, जीएस पेपर अच्छा से हम कर लेते हैं, उसके बाद में क्या है कि मेरा कंप्लीट मेगा सूची में जो वो मेरा नंबर जुड़ जाएगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि फेल हो जाएंगे। यहां पे भी आपको 33% अंक लाने की आवश्यकता है जो आपका ऑनर्स पेपर है। मान लेते हैं कि आपका ऑनर्स पेपर मैथ है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, जो भी है, तो ऐसे में क्या है कि या तो इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, कोई भी आपका जो भी, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट है, उस पेपर में आपको 33%, हालांकि ये कह सकते हैं कि 33% तो अपना जो कह सकते हैं कि अपना जब पेपर है तो यहां पे 33% तो लेकर के ही आएंगे। लेकिन कई बार होता है कि जब आप अपने ऑनर्स पेपर को छोड़ करके जब आप कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आपका ऑनर्स पेपर से लगाव जो वो धीरे धीरे दूर हट जाता है। ऐसे में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो स्पेशली टीचर का तैयारी करते हैं तो उनका जो अपना पेपर होता है वो तो स्ट्रांग होता ही है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। बाकी का ये अलग अलग खंडों में बांटा गया है ना, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल जो आपका मेरिट बनेगा वो कितना बनेगा। अब देखिए मेरिट बनने के लिए आपको हम पहले दिखाए कि पहला पेपर 2 का 100 क्वेश्चन, है ना, पेपर 2 का 100 क्वेश्चन, पेपर 3 का 100 क्वेश्चन और पेपर 4 का जो अपना पेपर होगा उसका 180। तो ये टोटल 380 प्रश्न का आपका जो वो मेरिट तैयार होगा। बोलेंगे ऊपर वाला पेपर 1, उसमें केवल आपको 30% यानी 30 सवाल आपको सही करना है और यहां से आपको पास हो जाना है। यहां से आपका पेपर जो वो अगला चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये 380 प्रश्न जो होगा ये आपका फाइनल जो वो मेरिट तैयार करेगा। एक तो आपका जो लैंग्वेज पेपर है वो, दूसरा है जीएस पेपर और तीसरा आपका हो गया ऑनर्स पेपर। ये 3 पेपर मिला करके आपका जो वो फाइनल जो वो मेरिट तैयार किया जाएगा। आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हर किसी का सिलेबस अपने आप में एक विस्तृत सिलेबस दे रखा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि उतना आसान आपके लिए राह नहीं होने वाला है। मेहनत आपको जम करके करना पड़ेगा और इसके लिए आपको समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको आज ही जुड़ना पड़ेगा इसके साथ में, तभी आप चीजों को अच्छा कर पाएंगे, है ना। तो बाकी की ये सारी चीजें दे रखा है। यहां पे देखिए दे रखा है कि 380 का आपका मेरिट बनेगा प्लस 100 का जो वो अर्हक प्रवृत्ति का है, यानी क्वालिफाइंग नेचर का है। बाकी का नीचे डिटेल में दे रखा है कि कैसे आपका ये मेरिट बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, ये सारा कुछ यहाँ पे नीचे जो वो दे रखा है। और यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय के प्राप्त अंक मात्र अर्हक यानी क्वालिफाइंग होगा। जो पेपर 1 दे रखा है तो पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग होगा। इसका नंबर जो वो
इसका प्राप्तांक मेघा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। ये साफ साफ जो वो नोटिफिकेशन में ही लिख रखा है। अब हम लोग सीधे आते हैं, इधर किसी चीज की बात नहीं करेंगे, हम सीधे आ जाते हैं खोटा सिलेबस पे, है ना। अब हम लोग सीधा बात करेंगे खोटा सिलेबस की, जहां पे आपको सिलेबस दे रखा है इसके लिए। और यहां पे क्या कि हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि खोटा में आपको क्या क्या पढ़ना है और इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए आपको दे रखा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं खोटा पेपर की। और हम जो ये पेपर बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 6 to 8 के लिए। किसके लिए बात कर रहे हैं? 6 to 8 के लिए बात कर रहे हैं, है ना, जो कि स्नातक स्तरीय सहायक शिक्षक के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना। तो बाकी का 1 to 5 के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो, इस वीडियो के लिंक कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उस वीडियो का लिंक, या तो आप जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है ना, दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया गया है। आप जाकर के वहां पे YouTube में मेरा सर्च कर सकते हैं, या तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिए, वहां पे उसका वीडियो आपको मिल गया होगा, या तो हो सकता है कि वो वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो में आए होंगे। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं, यहां पे बात करते हैं खोटा सिलेबस की। तो खोटा सिलेबस को जो वो मुख्य रूप में इसको जो बांटा गया है वो कुछ इस तरह से 3 खंडों में बांट रखा है ना। इस तरह से 3 खंडों में सिलेबस को बांट रखा है। पहला खंड जो बांट दिया हुआ है उसमें से खोटा व्याकरण की चर्चा की गई है खंड क में। यहां पे व्याकरण दे रखा है। व्याकरण में क्या क्या पढ़ने के लिए दे रखा है, तो कह सकते हैं कि पूरा व्याकरण ही आपको पढ़ना है ना। कोई एक चीज नहीं पढ़ना है, पूरा व्याकरण ही आपको यहां पे दे रखा है। जैसे कि देख लीजिए, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और उन्नार्थक शब्द, ये सारे टॉपिक आपको यहां पे पढ़ने के लिए दे रखा है व्याकरण में। ये खंड का है। खंड ख जो आता है, खंड ख में अगर बात करें तो यहां पे पद्य साहित्य दे रखा है। आप बोलते हैं पद्य साहित्य क्या होता है, तो पद्य साहित्य में आपका आ जाएगा, वो आ जाएगा लोकगीत, है ना, यहां पे आ जाएगा लोकगीत। इसके अलावे आ जाएगा शिष्ट गीत, शिष्ट गीत, है ना, शिष्ट गीत आ जाएगा। उसके बाद में फिर आ जाएगा कविताएं, कविता वाला सेक्शन। इसके अलावे जो इसमें आता है वो खंड काव्य वगैरह आता है, लेकिन आपको यहां पे खंड काव्य नहीं पढ़ना है। 1 to 5 में एक खंड काव्य पढ़ना है, डिंडा डोमानी, जो कि वहां पे पढ़ना है 1 to 5 में, जबकि 6 to 8 में कोई आपको खंड काव्य वगैरह नहीं पढ़ना है। सबसे पहले जो इसमें दे रखा है वो 10 तरह के लोकगीत का वर्णन यहां पे किया हुआ है। इनका अध्ययन जो वो आपको करना होगा, जिसमें से आपको सबसे पहले तो पढ़ना होगा लोकगीत की परिभाषा, इसका परिचय, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण और 10 विविध गीतों का अध्ययन। अब यहां पे क्या है कि ये अपने आप में एक नया टॉपिक है भाई। बहुत सारे लोग जो वो खोटा तो पढ़े होंगे लेकिन इन टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि ये एकदम नया टॉपिक ऐड किया गया है सिलेबस में। तो यहां पे ऐसे में क्या है कि आपको जो पढ़ना होगा थोड़ा सा कठिन जरूर लगेगा ये टॉपिक, लेकिन जब आप धीरे धीरे हमारे साथ में अगर आप जुड़ते हैं तो वहां पे आपको सब कुछ आसान भाषा में एकदम समझाया जाएगा, कहीं पे आपको कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं लोकगीत में। तो पहला जो दे रखा है वो संस्कार गीत आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। और संस्कार गीत में 3 तरह के संस्कार आपको यहां पे 3 तरह के संस्कार के लोकगीत आपको पढ़ने, कौन कौन सा होगा वो, तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डिटेल में। सबसे पहला दे रखा है संस्कार गीत में विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। विवाह गीत क्या होता है, तो शादी विवाह के समय में गाए जाने वाले जो लोकगीत होते हैं उनको जो वो विवाह गीत कहा जाता है या बिहा गीत कहा जाता है। जबकि सहियारी गीत की अगर चर्चा करें तो जो दोस्ती यारी करते समय या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब अपना दोस्ती लगाता है, पहले के समय में यह होता था, हालांकि अब तो फ्रेंड होता है, पहले जो वो फूल होता था, मित्र हुआ करता था, है ना, पहले जो वो सहिया हुआ करता था, फूल हुआ करता था, है ना, और भी कह सकते कि बहुत तरह के यार, मिता, फूल, सहिया, ये तरह के शब्द जो वो प्रयोग किया जाता था। अब तो वो फ्रेंड होते हैं और वो भी फ्रेंड जो होते हैं वो कुछ चंद समय के लिए होता है, या तो कह सकते हैं कि अपने काम साधने के लिए आपसे मित्रता कर लेते हैं, क्योंकि आपसे जो वो उनको काम निकालना होता है तो आपसे वो मित्रता कर लेंगे। जैसे आपका काम निकल जाएगा, आपसे उसका काम निकल जाएगा, वो आपको भूल जाएंगे कि आप उसके मित्र भी थे। लेकिन यहां पे जो मित्रता का वर्णन किया गया है वो कह सकते हैं कि युगों युगों तक चलने वाला मित्रता का यहां पे वर्णन किया गया है। युगों युगों तक कहने का अर्थ है कि कह सकते हैं कि जब तक रहता है तो एक अलग तरह का बंधन यहां पे दिखाया गया है सहियारी मित्रता में।
तो यहाँ पे इन समय में गीत जो वो गाया जाता है, जैसे कि एक गीत यहाँ पे है कि गोड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद सहिया हमर धानी रे। कहता कि गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद, कि गुड़ स्वाद है और उससे भी स्वाद मिश्री है, और मिश्री से भी जो अधिक स्वाद है वो चीनी है। लेकिन अगर बोले कि अगर इन सबसे जो स्वाद है, यानी इन सबसे जो अच्छा है वो हमारा मीता है ना, यानी हमारा सहिया है। तो गुड़ स्वाद मिश्री स्वाद आर स्वाद चीनी रे, चीनी ले जे आरो स्वाद सहिया हमर धानी रे, कि इन सबसे जो प्यारा है वो हमारा सहिया प्यारा है। तो इस प्रकार से मित्रता का वर्णन जो वो यहाँ पे इन गीतों में जो वो देखने को मिलता है। बाकी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके बारे में हमको सब कुछ जो वहां पे डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है छठियारी। जब जन्म का छठा दिन एक संस्कार मनाया जाता है जिसको छठी संस्कार कहा जाता है, तो इस समय में गाए जाने वाले गीत है वो आपको काफी मन मोह लेता है इन गीतों से, है ना। इन गीतों को जब आप पढ़ेंगे तो काफी सुंदर वर्णन भी यहाँ पे जो वो किया गया है। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप में हम यहाँ पे गीत की चर्चा करते हैं। जैसे कि एक गीत दे रखा है जो कि संस्कार गीत में छठी संस्कार के समय में गाया जाने वाला गीत है कि आंगना में आई लैला लनावा से मंगल गीता मिली गावा हो, ललना तिले तिले बढ़े पुता अंगना में, सोहाय जीते माये के कोरावा हो। बोनावा ही फूला लय धोवैया फूलवा, बोनावा इंजोरा भेले हो, मैया के कोखिया से बेटिया जन्म ले ले, घरवा इंजोरा भेले हो, या अंगना इंजोरा भेले हो। इस तरह से जो वो गीत का कहते हैं कि बोनवा फूलले धोवैया फूलवा, बोनवा इंजोरा भेले हो, कि जिस प्रकार से जंगल में धोवैया फूल फूलने से या खिलने से पूरा जंगल जो वो उजाला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से माँ के गर्भ से जब बेटी का जन्म होता है या बेटा का जन्म होता है तो पूरा आंगन जो वो उजाला हो जाता है, पूरा घर जो वो उसकी रौनक जो वो पूरा बढ़ जाता है। एक और गीत है कि नवो जन्म सुनी बड़ी खुशा मरद जानी, कते कते फुलाला बरी से लाहो, मंगना सब अला कते कते की पैला, राजा का घरा खुशी भी कसे। ये सभी कह सकते हैं कि संस्कार का जो कि छठियारी के समय में गाए जाने वाले गीत होते हैं। और इस तरह के गीत आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कह सकते हैं कि काफी मनमोहक होता है और आपके जीवन से जुड़े हुए सारी चीजें होती है, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आपको यहां से समझने में दिक्कत ही नहीं होगी। काफी आसान और एक कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड टॉपिक के रूप में शामिल किया गया है खोटा के सिलेबस में। कह सकते हैं कि काफी इंटरेस्ट आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में और आसानी से सारे प्रश्नों को भी आप हल कर लीजिएगा अगर आप जुड़ते हैं तो। बाकी का इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है पर्व त्योहार गीत में करम गीत है और सोहराय गीत है। अब देखिए करम गीत और सोहराय गीत, इसमें भी कई तरह के गीत आपको पढ़ने के लिए मिलता है ना। करम गीत की बात करें या और भी जो भी गीत होते हैं तो वहां पे भी कई तरह के गीत आपको देखने को मिलता है। जैसे कि एक कर्मा की अगर गीत बात करें तो वहां पे भी आपको कई तरह के गीत आपको देखने मिलता है। और करम पर्व की सबसे बड़ी विशेषता कि ये झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों में शामिल किया जाता है। और सोहराय भी, जैसे कि एक होता है ना कि करम का एक गीत होता है कि जाहो जाहो करम गोसाई जाहो छवा मास हो, याब तो भादर मास यानबो घुराए हो, दिहा दिहा करम गोसाई दिहा यशीस हो, हमर भैया जिया तैला खबरिस गो। इस प्रकार से कर्मा के गीत में भी वर्णन किया जाता है कि दिहा दिहा करम गोसाई दिहा आशीष गो, कि करम गोसाई जाते जाते आप हमें एक आशीर्वाद देते जाइएगा कि हमारे भाई जो वो लाखों लाख वर्ष तक जीते रहे, है ना। तो ये कह सकते हैं कि एक करम गोसाई से आशीर्वाद लेती है एक बहन अपने भाई के लिए। तो इस प्रकार से गीतों का वर्णन जो वो कर्मा गीत में जो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा सोहराय में भी कई तरह के गीत आपको मिल जाएंगे, है ना। सोहराय में भी कई तरह के गीत आपको देखने को मिलता है, जिसमें से पशु आराधना का पर्व होता है और यहाँ पे भी कई तरह के गीत मिलते हैं, जिसमें से चाचर, हारा बदिया और भी कई तरह के गीत यहाँ पे सुनने को मिलता है आपको। गोवार मांगा, गोवार कांदा जैसे गीत आपको सोहराय पर्व में देखने को मिलता है। जबकि करम गीत में जो वो झूमर का जो वो धूम होता है ना, यहाँ पे झूमर जो वो बिल्कुल एकदम
कहना ही नहीं है, अलग गुंज होता है कर्मा में। इसके अलावा श्रम गीत दे रखा है पढ़ने के लिए, जो कि काम धंधा करते समय जो गाया जाने वाला गीत होता है उसको श्रम गीत कहा जाता है। चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो धान में रोपनी करते समय गाया जाने वाला गीत हो, या और भी कोई खेतों में मजदूरी करने वाला किसान हो, या अन्य किसी जगह पे काम करने वाला व्यक्ति हो, जब वो काम धंधा कर रहा होता है तो उस समय वो गीत गा करके अपने काम को और भी इंटरेस्टेड बनाता है, ताकि उनको जो वो थकान महसूस ना हो वो काम करने में। और उस समय जो वो गीत गाया जाता है जिसको श्रम गीत कहा जाता है। बाल गीत हो गया, बच्चों से संबंधित जो वो गीत हो जाता है, जो कि बचपन में कह सकते हैं कि बच्चों का नटखट स्वभाव होता है, उनको खिलाने पिलाने के समय में काफी ज्यादा नटखट रूप में दिखाता है। तो ऐसे में माँ जो वो उनको गीत सुनाती है और उसको खाना खिलाती है, तभी वो खाना बच्चा जो वो खाता है सही ढंग से, है ना। तो उस समय जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उसको बाल गीत कहा जाता है, या बच्चों से संबंधित जो भी गीत होता है उसको बाल गीत कहते हैं। इसके अलावा ऋतु गीत है, तो ऋतु गीत का कह सकते हैं कि एक लंबा चौड़ा पूरा लिस्ट है ना। ऋतु गीत में क्या है कि एक लंबा चौड़ा लिस्ट है। लंबा चौड़ा लिस्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कोई एक गीत नहीं पढ़ना है, इसमें बहुत सारा गीत आपको ऋतु गीत में पढ़ना है, जो कि अलग अलग ऋतुओं में गाए जाने वाले गीत होते हैं। और ऋतु गीत की विशेषता की अगर बात करें, है ना, जब ऋतु गीत की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग समय पर 12 महीना जो वो झारखंड में कुछ ना कुछ पर्व त्योहार या कुछ अलग अलग समय पर गीत जो वो गाए जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि इन गीतों को आपको ध्यान रखना होता है, जो कि अलग अलग ऋतु के समय में, चाहे वो डोहा गीत हो, चाहे वो घेरा गीत हो, झिंगपुलिया हो, निर्णिया हो, भदरिया हो, मेही ताल हो, मोटा ताल हो, ये सभी लोकगीतों का ही भाग है ना। यहाँ पे चाहे वो वसंत ऋतु का गीत हो, बहुत तरह के यहाँ पे गीत आपको देखने को मिलता है। जैसे कि एक गीत है कि कहां से उमड़ल कारी बदरिया, बल सखी मोर, बूंदे बूंदे बरसे पनिया, गरजे बरसे घने घने, मलकै बल सखी मोर, उमगे उमड़े नदिया। या तो बितले हेमंत ऋतु अले बसंत रे, हुलसे हमर जिया देखी ऋतु राज रे, अंबा मंजर गेल महुआ खोचाए गेल, धरती जे धाधाए भाई नावा रंगे पात रे। तो इस प्रकार से गीतों का वर्णन जो वो आपको ऋतु गीत में आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे और भी कई सारे गीत आपको मिल जाएंगे। मौसम संबंधी अगर गीतों की बात करें तो कह सकते हैं कि बहुत तरह के गीतों का वर्णन होता है, चाहे वो निर्णया हो, खेमटा, मोटा ताल, झुमटा, मेही ताल, लुझरी, रसधारी, मलहरिया, डहरुआ, रीझा, भदरिया, चाचर जैसे कई गीत यहां पे आ जाते हैं, है ना। भटियाली, घेरा गीत, खासपेलिया, उदासी जो वो आपको पता होगा कि आषाढ़ महीने में गाया जाने वाला गीत होता है, जो कि काफी सुंदर गीत होता है। सुंदर कह सकते हैं कि थोड़ा उदास भाव में गाया जाता है, उसमें थोड़ा भाव जो होता है, रस जो होता है वो थोड़ा से अलग होता है ना। तो उसके बारे में आपको जब हम पढ़ाएंगे तो वहां पे डिटेल में चर्चा इसकी करेंगे। तो इस प्रकार से डोहा हो गया, झिंगफुलिया हो गया, ये सभी गीतें जो वो आपको देखने को मिलता है। घेरा गीत में आपको पढ़ने को मिल जाता है, रसधारी भी आपको मिल जाता है। तो ये अलग अलग अवसरों में गाए जाने वाले गीत होते हैं, जिसको ऋतु गीत कहा जाता है, या अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग मौसम में गाए जाने वाले गीत होते हैं। सामान्य गीत में कुछ इन्हीं से मिले जुले गीत होते हैं जिनको सामान्य गीत कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं शिष्ट कविताओं की। तो यहाँ पे क्या की एक पथिया डोंगल महुआ, जो संकलन करता जिसके है संतोष कुमार महतो, इनकी पुस्तक है एक पथिया डोंगल महुआ। यहां से आपको प्रथम 10 कविता आपको दे रखा है पढ़ने के लिए, पहले 10 कविता को आपको दे रखा है। जबकि अगर कहीं आप 1 to 5 में बात करेंगे तो इसके सभी कविताओं को पढ़ना है, जो कि 47 कविता इसमें से टोटल है। 1 to 5 में आपको 47 कविता पढ़ना है, जबकि यहां पे जो 6 to 8 है यहां पे केवल आपको 10 कविता पढ़ना है, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ का स्टार्टिंग का जो 10 कविता दे रखा है वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पे आपको 10 गीत पढ़ने के लिए दे रखा है, और 10 गीत का यहां पे वर्णन किया हुआ है, डिटेल में पूरा बता दिया है कि कौन सा गीत है, उसके लेखक कौन है, सब कुछ बताया हुआ है। जैसे कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया गीत है। बोने पाकले सैया कोर, दिनेश दिनमणि ने लिखा है। सुहान लागे रे, ये शांति भारत की बुक है। और बता दें कि ये 10 जो गीत है ना, उस किताब का नाम जो है वो सुहान लागे रे है। सुहान लागे रे ये किताब का भी नाम है, सुहान लागे रे ये किताब का भी नाम है। क्लियर हो गया। और दिनेश दिनमणि के द्वारा इस पुस्तक का जो वो संपादन किया गया है, संपादक के रूप में उनको जाना जाता है, सुहान लागेरे। जबकि सुहान लागेरे जो गीत लिखा है वो शांति भारत ने लिखा है। कते सुंदर छोटा नागपुर या दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया गीत है।
लिखी गई गीत है। हमर भारत महान अंबोज कुमार ने लिखा है। मिली के रहिया प्रदीप कुमार ने लिखा है। सांझे हासे झींगा फूल महेंद्र नाथ गोस्वामी ने लिखा है। बौन रक्षा जीवन रक्षा अनिता कुमारी जी ने लिखी है ना, लिखी है। सेमातिक बौनी मेला यह सुभद्रा कुमारी जी के द्वारा लिखा गया है। और जय माय भवानी यह शिवनाथ परमानी के द्वारा लिखी गई गीत है। तो इस प्रकार से आपको 10 गीत भी यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। आगे बात करते हैं खंड ग की। तो ये गद्य साहित्य है। गद्य साहित्य में क्या होता है, लोक कथा आएगा, कहानी आएगा, नाटक आएगा, उपन्यास आएगा, निबंध आएगा, है ना, ये सभी चीजें जो यहाँ पे शामिल किया जाता है। 10 आपको लोक कथा यहाँ पे पढ़ने के लिए दे रखा है। 7 भाई 1 बहन, धनेक धदैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, है ना, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा यहाँ पे आपको दे रखा है पढ़ने के लिए। तो इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे उसके अलावा क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे 10 आपको लोक कथा पढ़ने के लिए दिया है। 7 भाई 1 बहन, धनेक धदैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुदू पुचुरानी और कौआ, गोहायल परब, बूढ़ा बूढ़ी और ओकर नाती, 2 बिहाक दुर्गति, केतकी फूल और लुरगर बेटी छुआ, और लास्ट में खूंटा भीतर चिया गोटा। ये 10 जो वो आपको यहां से लोक कथा पढ़ने के लिए दे रखा है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, अगला जो शिष्ट कहानी जो है, यहां पे आपको 8 कहानी पढ़ने के लिए दे रखा है शिष्ट कहानी में। क्लियर हो गया। अब शिष्ट कहानी बोलेंगे, शिष्ट कहानी में और जो अन्य कहानी जो होता है, लोक कहानी, जो लोक कहानी होता है या लोक कथा जो होता है, और शिष्ट कहानी जो होता है, ये दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए, लोक कथा का जो रचनाकार होता है ना, उसका पता नहीं होता है, और रचना काल का पता नहीं होता कि कब उसकी रचना की गई है। जबकि शिष्ट कहानी की बात करें तो इसकी रचना काल और रचना का पता होता है, रचनाकार का पता होता है। जैसे कि यहाँ पे ये 4 जो कहानी आपको दे रखा है, शुरुआत का 4 है ना, 1 2 3 4, ये चारों कहानी जो वो छाहर पुस्तक से लिया गया है। और छाहर पुस्तक को किसने लिखा है, चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। इसमें तो ऐसे तो 10 कहानी है, लेकिन यहां पे आपको पढ़ने के लिए केवल 4 दे रखा है। फिर इसके आगे अगर बात करेंगे, आगे का जो 4 कहानी है 5 से लेकर के 8 तक, ये 4 कहानी जो वो ये है सौंध माटी का। सौंध माटी या तो किताब का नाम धोवैयक धमक भी है, जो कि विनोद कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना। सौंध माटी या कहीं कहीं पे धोवैयक धमक के नाम से भी इस किताब को जाना जाता है, जिसके 4 कहानी आपको पढ़ने हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जो कि विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक नाटक आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, जो कि चाभी काठी नाटक है, और श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा इस नाटक को लिखा गया है। साहित्यिक निबंध में आपको ये 8 निबंध नहीं, यहां पे आपको 2 निबंध आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे आपको 2 निबंध आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, जिसमें से आपको एक निबंध है भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम, और दूसरा है फूल कर परब सरहुल अर्थकर प्रासंगिकता। ये 2 निबंध आपको यहां से पढ़ने के लिए दे रखा है। अब देखिए, इतना आलसी है इसके सिलेबस बनाने वाले लोग कि सीजीएल का जो सिलेबस था उसमें भी टाइपिंग मिस्टेक था, उसको टाइपिंग मिस्टेक को यहां पे भी नहीं सुधारा गया, हूबहू वही वाला उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इतने आलसी लोग होते हैं कि इतना भी मेहनत नहीं करना चाहते, है ना। ये दरअसल थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक था। 8 नहीं, यहाँ पे 2 निबंध था, 2 साहित्यिक निबंध, क्योंकि अगर 8 है तो 8 निबंध का यहाँ पे आप डिस्कस क्यों नहीं किए। जब आप अगर यहाँ पे लिखे हैं कि 8, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 8 आधुनिक कहानियां, तो 8 का जिक्र यहाँ पे आपने किया है। अगर यहाँ पे आपने लिखा है 10 लोक कथा, तो देखिए 10 लोक कथा का आपने जिक्र किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 तक आपने जिक्र किया है। तो अगर आपने यहाँ पे 8 निबंध लिखा है, तो फिर 8 या तो फिर 8 निबंध का जिक्र यहाँ पे किया होता, या तो फिर यहाँ पे इसको 8 को हटा करके 2 किया होता, है ना। इसमें से 2 में से 1 सुधार करना चाहिए था इनको, लेकिन ये लोग क्या है कि आलसी हैं, नहीं चाहते कि मेहनत करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हूबहू जो मिला वही कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ जाओ। और इसके अलावा आपको क्या कि खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर निबंध आपको पढ़ना है। अब बोलेंगे हो सकता है कि सर यहां पे इन दोनों को एक मान लिया है, और यहां पे जो 7 खोटा साहित्यकार हैं इनको एक मान लिया हो सकता है इनका एक नया डिफिनेशन आया होगा इस तरह से, क्योंकि यहां पे दिया ना कृतित्व पर निबंध, तो हो सकता है इनको भी निबंध मान लिया होगा। यहां पे जैसे देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 और 7, ये 7 जो वो क्या है, 7 जो वो यहां पे खोटा साहित्यकारों के बारे में आपको उनके जीवन परिचय से संबंधित आपको चीजों को समझना है। इसके अलावा यहां पे 2 जो वो निबंध है, तब या तो इन दोनों निबंध को 1 मान लीजिए और 7 इसको मान लीजिए, और 7 और 1 8 मान लीजिए, या 7 और 2 9 होता है। तो हो सकता है कि जैसे जो सिलेबस टाइपिंग करने वाला या तो मिस्टेक किया होगा, या तो तैयार करने वाला उनको हो सकता है कि गिनती में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा,
वो गिनती नहीं कर पाएंगे, 7 और 2 9 हो गया होगा। तो कई तरह से मिस्टेक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस सिलेबस में आपको जो दे रखा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ करके आगे बढ़ जाना है। भैया जो सिलेबस में आपने डिस्क्राइब किया है, हम वो सिलेबस को अच्छे से कवर कर लिए और इतना काम आपके लिए होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर इसका सोर्स क्या होगा, अगर हम किताब लेना चाहेंगे तो क्या किताब, कौन कौन सा किताब हमको लेना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किताब की। पहला किताब अगर बात करें तो यहां पे आपको 1-2 किताब सजेस्ट किया जाएगा। एक तो किया जाएगा दिनेश दिनमणि के द्वारा एक लिखा गया व्याकरण है वो, एक खोटा सहित सदानिक व्याकरण A.K. झा के द्वारा लिखा गया है वो, और एक और किताब यहां पे सजेस्ट किया जाता है। 3 किताब व्याकरण के लिए सजेस्ट किया जाता है, कोई एक आप ले सकते हैं। अगर एक किताब आप इसको लेने चाहते हैं तो कम से कम 200 रुपया तो आपको यहां पे लगता ही है ना। यहां पे 200 तो कम से कम आपको लग ही जाएगा। तो 200 हो गया व्याकरण में, क्लियर हो गया। हम सब चीज आपको गिनाते चलते हैं। संस्कार गीत की बात करें तो दरअसल यह यहां पे 2 तरह के किताब है। एक तो है खोटा लोक साहित्य, 3 तरह के किताब है। एक तो है खोटा लोक साहित्य जो कि शिवनाथ परमाणिक की पुस्तक है ना। एक शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है खोटा लोक साहित्य, है ना, खोटा लोक साहित्य इस नाम से एक पुस्तक आता है जो कि शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। इसका भी लगभग मान के चलिए कि 150 से 200 उसका कह सकते हैं कि एमआरपी होगा, उसके किताब का मूल्य होगा। एक किताब है कल्याण विभाग का जो कि झारखंड जनजाति कल्याण विभाग का एक किताब है, उसका भी दाम जो वो ज्यादा नहीं है, उसका दाम जो वो 150 है, 150 रुपया उस किताब का दाम है। और एक विनोद कुमार जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक आता है जिसमें से खोटा लोक साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन या इस तरह से करके कुछ एक किताब आता है विनोद कुमार जी के द्वारा, जिसमें से डिटेल में आपको वर्णन किया गया है उसमें से। वो भी किताब अगर लेना चाहेंगे तो वहां पे भी आप उसे ले सकते हैं। तो ऐसे में देखिए कि अगर आप किताब को समेटने के लिए केवल जाइएगा, चलिए हम यहां पे मान लेते हैं कोई भी एक किताब आप खरीद लिए तो 200 मान लीजिए व्याकरण के लिए और 200 आपने ले लिया लोकगीतों के लिए, यहां लोक गीत के लिए, तो 400 तो आपका हो गया है। इसके अलावा शिष्ट गीत के लिए फिर आपको दिया है एक पथिया डोंगल मगुआ, इसके लिए आपको क्या कि कम से कम 100 से 150 रुपया यहां पे खर्च करना पड़ेगा। फिर एक आता है सोहान लागे रे, ये गीत का किताब है, इसका भी 150 से 200 इसका भी कीमत आपको बाजार में दिया हुआ है। तो अगर देखा जाए तो अभी तक 800 रुपया आपका हो चुका है। इसके बाद में अगर बात करें कि 10 लोक कथा, इसके लिए भी आपको एक किताब नहीं, इसके लिए किताब आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप ले लेते हैं कल्याण विभाग वाला जो किताब आता है, अगर आप उसको 150 में ले लेते हैं तो उसमें से ये सारा जो वो लोक कथा भी दे रखा है ना। तो इसके लिए अलग से किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से लोकगीत भी दे रखा है और लोक कथा भी दे रखा है, लेकिन लोकगीत जो वो सब नहीं दे रखा है, कुछ लोकगीत आपको यहाँ पे कम मिलता है। इसके लिए फिर जो शिवनाथ परमानी जी के द्वारा लिखा गया उसका सहायता, या तो विनोद कुमार वाला जो लिखा गया है उसका सहायता लेना पड़ता है आपको। तो चलिए इन चीजों की बातें बाद में करेंगे। उसके बाद में शिष्ट कहानी, तो इसके लिए 2 किताब है, एक तो है छाहर और एक किताब है आपका सोंद माटी। तो यहां पे 2 किताब है और दोनों किताब का 100 या 150 रुपया का करीब में दाम आता है। तो 300 रुपया आप यहां पे मान लीजिए, ये 8 कहानी को आपको कंप्लीट करने के लिए 300 रुपया यहां पे आपको व्यवस्था करना होगा। तो 8 और 3 1100 हो गया। एक किताब है चाबी काठी, 100 रुपया इसका लगभग दाम लग जाएगा। खोटा निबंध का एक पुस्तक है, यहां पे भी इसका भी दाम जो वो 150 के लगभग है ना, 150 लगभग यहां पे दाम है। और साहित्यकारों का वैसा एक किताब तो वैसा नहीं, एक किताब आता है जो कि आनंद कुमार दांगी के द्वारा आता है, जिसका किताब का दाम कह सकते हैं कि लगभग 200 के लगभग में। तो अगर देखा जाए तो लगभग आपको 2000 रुपया जो वो खर्च करना पड़ेगा केवल किताब को जमा करने में एक जगह, 2000 रुपया केवल किताब के लिए। उसके बाद में आपको समझने में लगेगा कि हमको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसको पढ़ना है, किसको छोड़ना है, ये आपको समझने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय चला जाएगा। ऐसे में कह सकते हैं कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसा भी वेस्ट होगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, हम ये नहीं बोलते कि आप हमारे पास ही कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप देख लीजिए आपको जो कोई अच्छा शिक्षक आपके नजर में है, आप वहां पे जाइए, पहले उनके एक दो लेक्चर को देखिए, 1-2 लेक्चर नहीं 5-7 लेक्चर देखिए पहले, ताकि ऐसा नहीं लगे कि एक दो होता है ना कि हो सकता है कि इंट्रोडक्शन के रूप में हम आपको देंगे, वो लेक्चर बहुत बढ़िया होगा, बाकी का लेक्चर आपको जैसे तैसे करके हम कंप्लीट करा दें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेलर जो होता है मूवी का वो बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, जबकि फिल्म जो वो बहुत खराब हो जाता है। अंदर से पता चला कि फिल्म में कुछ है ही नहीं और ट्रेलर इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखा दिया था कि कहना नहीं। तो ट्रेलर का शूट स्पेशली होता है, क्यों?
क्योंकि वो फिल्म का पूरा आकर्षण होता है। तो हो सकता है कि कोई अगर आपको एक डेमो का अगर लेक्चर दे दे तो आप डेमो में फिसलिएगा नहीं, पहले उसके और लेक्चर को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में आप ज्वाइन कीजिएगा, है ना। हम आपको स्पष्ट बोल देते हैं, आप मेरे पास ज्वाइन कीजिए, किसी भी शिक्षक के पास। शिक्षक हर शिक्षक अच्छे होते हैं और हर शिक्षक चाहता है कि हम अपने स्तर से जो बेहतर कंटेंट दे सके वो दे, है ना। तो हर शिक्षक अपने स्तर से चाहते हैं कि वो हम स्टूडेंट को बेहतर कंटेंट डिलीवर करें। अब ये निर्भर करता है कि आपके समझदारी के ऊपर में कि आप किन शिक्षक को अच्छे से समझ पाते हैं, ये आपके ऊपर में निर्भर करता है। बाकी के यहां पे आपको अगर आप हमारे साथ में अगर आप जुड़ते हैं तो हम अब अंत में आप अपने पे आते हैं, क्योंकि घुमा फिरा करके अपना पे तो आना ही था, क्योंकि हमको भी तो अपना प्रचार करना है। ऐसा थोड़ी ना कि हम अपना प्रचार किए हुए चल जाएंगे, अपना भी प्रचार करना है, क्योंकि रोजी रोटी मेरा यही से चल रहा है, तो हम छोड़ तो थोड़ी ना दे देंगे। अगर आप मेरे साथ में जुड़ते हैं तो इसके लिए आपको 699 का पेमेंट करना होगा। बोलेंगे ये तो महंगा लग रहा है। महंगा लग रहा होगा, हो सकता है कि कुछ लोगों को महंगा लग रहा होगा। महंगा इसलिए लग रहा होगा कि इससे पहले हम ही जो वो 499 रुपया में यही सिलेबस को पढ़ाए हैं, तो बोलेंगे आज सिलेबस बदल नहीं गया है, सब कुछ तो बदला नहीं है। तो यहां पे जो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो हम आपको बता देते हैं। सभी का आपको वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, सभी का वीडियो लेक्चर मिलेगा, उसका एमसीक्यू दिया जाएगा, फिर उसका क्या है कि आपको नोट्स मिलेगा, उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना, पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा उसका। फिर उसका क्या है कि कंप्लीट आपको एक साथ कह सकते हैं कि पहले टॉपिक वाइज एमसीक्यू रहेगा, उसके बाद में सेक्शन वाइज रहेगा, है ना, सेक्शन वाइज फिर उसका एमसीक्यू रह जाएगा। उसके साथ साथ में आपको 30 हम फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी देते हैं, 30 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट देते हैं, है ना। या तो हो सकता है कि आपको ये 30 के जगह पे 50 प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 30 के जगह पे 50 भी हो सकता हो, 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाए। ये फुल प्रैक्टिस सेट और शॉर्ट प्रैक्टिस सेट भी हम इतना ही देंगे। अगर 50 हम फुल देंगे तो 50 शॉर्ट प्रैक्टिस सेट भी देंगे। अगर 30 हम फुल प्रैक्टिस सेट देंगे तो 30 हम शॉर्ट प्रैक्टिस सेट देंगे। बोलेंगे शॉर्ट प्रैक्टिस सेट में कितना प्रश्न होगा? प्रश्न ये डिपेंड करता है कि किसी में 40 भी होगा, किसी में 30 भी होगा, किसी में 50 भी होगा। ये शॉर्ट में, लेकिन कम से कम 30 से 50 के बीच में प्रश्न होंगे। 30, 40 और 50 शॉर्ट में रहेगा और फुल में 100 प्रश्न रहेंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन जो वो रेडी किया जाएगा। और इसके अलावे आपको क्या कि यहाँ पे रिवीजन क्लासेस भी आपको डेली रात को 9 बजे आपको रिवीजन क्लासेस भी इस टॉपिक पर मिल जाता है, जो आप क्लास कर चुके हैं, है ना। जैसे जैसे आपका क्लासेस होता जाता है उसका रिवीजन भी साथ ही साथ करवाया जाता है, ताकि ऐसा नहीं कि जब तक हम पुराना वाला पढ़ा करके नया में आगे बढ़ते रहें तब तक पता चला कि पीछे वाला सब खाक होकर के बैठल है। बोल पीछे सब बोल प्लेन हो गया है सर, कहाँ कुछ बचल है? पूरा तो जो पढ़े थे सब प्लेन हो गया, बराबर हो गया, अब फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा हम नहीं चाहते, इसलिए हम जैसे सिलेबस थोड़ा बहुत आगे बीच में हम पहुंचते हैं तो पीछे वाला हम रिवीजन भी आपको करवाते जाते हैं, ताकि वो पुराना वाला भी आपका अपडेट रहे। और साथ ही साथ में अंत में हम आपको 10 ऐसे मैराथन क्लास देते हैं जहां पे कंप्लीट सिलेबस को एक साथ आपको मात्र 10 लेक्चर में आपको पूरा सिलेबस जो वो कंबाइंड कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ में आपको एक ऐसा पीडीएफ हम देंगे लास्ट में आपको, जो कि वो मास्टर पीडीएफ होगा और उसमें से कंप्लीट सिलेबस का सारे क्वेश्चन एक साथ और अच्छे लेवल के जो प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्नों का कंपाइल होगा। 1000 प्रश्न का एमसीक्यू वो फॉर्मेट में होता है और वहां से वो सिलेबस का पूरा निचोड़ होता है, कह सकते हैं कि 1000 प्रश्न में। और पूरा सिलेबस का आप समझ लीजिए कि अगर 1000 प्रश्न का कोई अगर आपको कंटेंट दे रहा है और पूरे सिलेबस को अगर निचोड़ करके दे रहा है तो उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है आपके लिए। तो ये सारी चीजें आपको इस फी में जो वो आपको डिलीवर किया जा रहा है। बाकी के आप स्वतंत्र हैं, आप खुद सोच सकते हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल दिए और आप आकर के मेरे पास ज्वाइन कर लिए, ऐसा तो है नहीं। आप खुद समझदार हैं, आप मार्केट घूमिए, चीजों को देखिए, सब कुछ आपके सामने है। कहीं पे आपको 1500, कहीं पे 2000 केवल खोटा फी का लिया जा रहा है। केवल फी कंप्लीट करवाने के लिए हम आपको इसी फी में सब कुछ दे रहे हैं। हम ये नहीं बोलेंगे हम अपना बड़ाई नहीं कर सकते। आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, वहां पे लगभग 650 वीडियो अपलोड है खोटा के। आप कोई भी एक लेक्चर उठाइए और देखिए उसको। अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपके साथ में कंफर्ट फील कर सकते हैं, हम आपके पढ़ाए हुए चीजों को हम गेन कर सकते हैं, तो आप हमारे पास में आइए। और एक नंबर हम आपको देते हैं, इस नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 9708305319।
इस नंबर पे आप जो वो हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ हम आपके पढ़ाए हुए चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं, हम यहां से अगर चाहेंगे अगर ज्वाइन करेंगे तो हमको यहां से फायदा होगा, क्योंकि आपका एक एक रुपया काफी कीमती होता है। हम नहीं चाहते कि उसका कहीं पे जाकर के वो मनी जो वो वेस्ट हो। ऐसे जगह पे आप ज्वाइन करें जहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से डिलीवर करवाया जाए। बाकी का आगे का जो भी सिलेबस होगा वो हम ऐसा नहीं कि यूट्यूब में नहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब में भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन जब आप पेड बैच में आते हैं तो वहां पे एक सिलसिलेवार तरीके से एक हम कह सकते हैं कि बंधन में बंध जाते हैं कि आपको कंप्लीट करवाना ही करवाना है, और वो सीमित समय के अंत में, है ना। मान लेते हैं कि हम टारगेट लेकर के चले कि हमको 2 महीने में अगर कंप्लीट करना है तो 2 महीने में हमको हर हालत में आपको कंप्लीट करके देना होगा। तो ये हमारे पास में एक बाउंडेशन होता है जब आप पेड बैच में हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो YouTube में क्लास होता है लेकिन वहां पे एक बाउंडेशन नहीं होता है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि आगे पीछे वहां पे लेक्चर जो वो मिलता रहता है, लेकिन क्लासेस वहां पे भी आता रहेगा। ऐसा नहीं कि क्लासेस YouTube में नहीं होगी, वहां पे भी क्लासेस होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी का मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।